हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड प्रशिक्षण का प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें हम लोग विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहले पार्ट में लगभग 31 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और इस पार्ट में हम लोग 31 से आगे प्रश्न जितने भी हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको देखेंगे। आपके सेमेस्टर जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो पर विजिट करिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज से, दूसरा ऑप्शन है काइटिन से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोनों से या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सेलुलोज से। ठीक है, आप किस पे टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर आ पे, जो कि आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 33 है, पूछ रहा है इसमें कि सजीवों तथा निर्जीवों की बीच की कड़ी है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन, चौथा ऑप्शन है कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि विषाणु। जो दोस्तों वायरस होते हैं ना, हमारे जो विषाणु होते हैं ना, वो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होते हैं। लाइकेन हमारा एक सहजीवी पौधा होता है, जैसे कि आपने पहले पार्ट में ही देखा था। लाइकेन का कार्य क्या होता है? ये एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है, क्योंकि ये पौधे होते हैं जो अगर किसी एरिया में एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। इससे हमें उस एरिया में, उस इलाके में पता चलता है कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। दूसरा का इसका कार्य यह होता है कि ये जो हमारे लिटमस पेपर होते हैं उनका निर्माण इन्हीं से किया जाता है, जिससे हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसमें लिटमस पेपर का इस्तेमाल हमारा होता है अम्ल और क्षार के बारे में जानने के लिए किया जाता है। कौन सा चीज़ अम्ल है, कौन सा क्षार है, लिटमस पेपर को डुबा उसके ऊपर डाल करके हम लोग पता कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लाल लिटमस पेपर होता है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो जैसे कि एक आप ट्रिक होता है अनीला, याद कर लीजिएगा, अनीला। ठीक है, अगर हमारा आशिक बन गया अम्ल, अगर अम्ल रहेगा तो क्या होगा? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, या आप छालानी याद कर सकते हैं। छा से हमारा क्षार हो गया, छालानी। ठीक है, ला से ये जो हमारा क्षार होता है ये हमारे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं आपको, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है पत्तियों का रंग हरा होता है। किसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है? पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज के कारण, दूसरा है पर्णहरिम के या क्लोरोफिल के कारण, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट के कारण, या इसमें से सभी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा होता है आपका, जो पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है। इसके कारण हमारी जो पत्तियां होती हैं उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। प्रश्न नंबर 35 है, इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है पौधों में, दूसरा है जंतुओं में, तीसरा है कवकों में, या चौथा है विषाणुओं में। तो दोस्तों, जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हमारे पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसको बोलते हैं परपोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पौधों में। प्रश्न नंबर 36 है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है फ्रेंड्स, तो उससे कौन सी चीज़ बनती हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और जल की आवश्यकता होती है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में, और क्लोरोफिल हरित लवण के उपस्थिति में जब प्रक्रिया करता है तो हमारा एक स्टार्च, यानी कि हमारा स्टार्च बनाता है, जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग अपने गैस से, ऑक्सीजन जो हमारा हम श्वसन लेने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनती है। जबकि पेड़ पौधे क्या वो श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और हम लोग
अपने श्वसन के रूप में जीव जंतु जो होते हैं उसके अपने श्वसन में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक आपका स्टार्च बन जाता है, दूसरा ऑक्सीजन बन जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ तथा बा दोनों इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं CO2, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आवश्यक ही है, साथ ही साथ वो जल लेते हैं, ये भी आवश्यक है। क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश भी उनको चाहिए होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। प्रश्न नंबर 38 है, मानव श्वसन करता है। पहला ऑप्शन है नाक द्वारा, दूसरा है फेफड़ों द्वारा, तीसरा है गलफड़ों द्वारा या ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। जो मनुष्य होता है श्वसन किससे करता है? फेफड़ों के माध्यम से वो श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो हमारे जलीय जंतु आते हैं, जैसे कि मछलियां हैं, मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे पूछ रहा है मनुष्य किससे श्वसन करता है? तो फेफड़ों से। अगला प्रश्न है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? पौधे अगर श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस होता है वो पेड़ पौधे अपने श्वसन के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वें प्रश्न में पूछ रहा है कि मरुस्थलीय पौधे जैसे कि नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, किन के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है कांटों के रूप में, दूसरा है तनों के रूप में, तीसरा है जड़ों के रूप में या सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जड़ों में। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी है, कैक्टस है, इनकी जो पत्तियां होती हैं इनको पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी जब इनको नहीं मिलता है तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो यहाँ पे जड़ों पे मैंने टिक मार दिया है, कांटों के रूप में ये रूपांतरित हो जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, मेढक है। मेढक क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है जलचर है, दूसरा थलचर है, तीसरा है नभचर, चौथा है कि उभयचर। तो जलचर का यानी का मतलब क्या होता है? जो जल में रहने वाला प्राणी, थल यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाला, नभ यानी कि आकाश में रहने वाला, या उभयचर यानी कि कम से कम दो स्थानों पे जैसे कि जल में और थल में रहने वाला, या जल थल या आकाश में रहने वाला, इस प्रकार की चीज़ों को उभयचर बोलते हैं। तो मेढक हम देखते हैं पानी में भी ऐसा रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, यानी कि पृथ्वी पे भी रह सकता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक क्या है? एक उभयचर प्राणी होता है। और इसके हृदय के 3 कोष्ठक होते हैं। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। और जो मनुष्य होता है उसके हर्ट में कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, ठीक है। मनुष्य में 4 होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, इस प्रकार के 4 मनुष्य के कोष्ठ पाए जाते हैं। 4 कक्षाएँ होती हैं उनके हृदय में, जबकि मेढक में 3 कक्षाएँ होती हैं। और जो हमारे ये क्या नाम है मछलियाँ होती हैं, फिश होती हैं, उनके हृदय के 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये चीज़ आप इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 42 है, चेहरे की हड्डियों की संख्या है। तो दोस्तों आपने गाना सुना होगा, 14वीं का चाँद हूँ या आफताब हूँ। 14वीं का चाँद किसे बोला जाता है? किसे मान लो गाने में बोला जा रहा है कि उसके चेहरे को प्रेमी अपनी प्रेमिका के चेहरे को देखकर बोलता है कि 14वीं का चाँद हो या आफताब हो, यानी कि वो उसके मुखड़े का किससे कंपेयर करता है? 14वीं के चाँद से। तो 14वीं का मतलब होता है 14 और चेहरा का मतलब है चेहरा, आप समझ लीजिए। यानी चेहरे में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। 14वीं का चाँद की तुलना किससे की गई है? चेहरे से की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेहरे की हड्डियों की संख्या जो है 14 होती हैं। अगला प्रश्न है, कंडरा जोड़ती है। कंडरा हमारा किसको जोड़ती है? पहला ऑप्शन दे रखा है हड्डियों को हड्डियों से, दूसरा है पेशियों को पेशियों से, तीसरा है तंत्रिका तंत्र को पेशी से, चौथा है पेशियों को हड्डियों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर है, यानी कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करती है? कंडरा जोड़ती है।
प्रश्न नंबर 44 में पूछ रहा है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है स्टेपिस, दूसरा है फीमर, तीसरा है इनकस, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, स्टेपिस। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये हमारे कान में पाई जाती है। जबकि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी की, तो जो जबड़ा होता है दोस्तों, जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी हमारी पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का अगर पूछा जाता है तो जो हमारा दांत होता है, दांत के ऊपर जो एक चमकता हुआ दिखता है उसको इनेमल कहते हैं। इनेमल ही सबसे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो हमने पहले ही बता दिया। पहला ऑप्शन आप देख लेंगे स्टेपिस, दूसरा है फीमर है, तीसरा है टिबुला और चौथा है टिबिया। टिबुला हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, जो कि हमारे घुटनों के नीचे जो हड्डी होती है वो हमारी वो टिबुला कहलाती है, ठीक है, पैर में जो पाई जाती है। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा फीमर हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 46 है, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है तिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय में, चौथा ऑप्शन है वृक्क में। तो हमारे शरीर में जो लसिका कोशिकाएं हैं कहाँ बनती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, तिल्ली। तिल्ली में हमारे शरीर हमारे जो कुछ जो लसिका होती है, लोचका कोशिका होती है, वो किस अंग में बनती है? हमारे तिल्ली में बनती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। 47वें प्रश्न में पूछ रहा है कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है। इसका जवाब तो बच्चा दे सकता है। पहला ऑप्शन है 206, दूसरा है 207, तीसरा है 208, चौथा है 201। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ, 206 हड्डियाँ वयस्क मनुष्य शरीर में होती हैं। जबकि आपको कमेंट में बताना है कि जो बच्चे होते हैं उस बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। प्रश्न नंबर 48 है, पूछ रहा है कि एपीकल्चर है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है मधुमक्खी पालन से, दूसरा रेशम पालन से, या इसमें से दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मधुमक्खी पालन। दोस्तों कई एग्जाम में कभी एक कल्चर आपसे हमेशा कभी ना कभी पूछा ही जाता है, जैसे कि एपी कल्चर यहाँ पे पूछ लिया। सेरी कल्चर हमारा होता है रेशम के कीट से, पीसी कल्चर हमारा होता है मत्स्य पालन से। इसी प्रकार से और भी कल्चर्स होते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से, वर्मी कल्चर है केचुआ पालन से। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं, उनको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछता है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है। पूछ रहा है कि मानव कपाल में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 8, तीसरा है 14, चौथा है 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 8 हड्डियां मानव कपाल में होती हैं। ऑप्शन नंबर बा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50 है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है तर्क रूप में, दूसरा है परिणाम स्तंभ में, तीसरा है कंदगुच्छ में, चौथा है कुंभ रूप में। तो जो हमारे अपस्थानिक जड़ें होती है, जैसा कि आपको पता है हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक मूसला जड़ होता है, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़ होता है, ठीक है, पेड़ पौधों की जो फैली रहती हैं। तो वो जो अपस्थानिक जड़ें होती है अपने अंदर भोजन का संचयन करती हैं। वो किस रूप में संचयन करती है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि कंदगुच्छ के रूप में अपने भोजन का संचयन करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। इसमें पूछ रहा है कि पत्तियों द्वारा कायकी प्रवर्धन होता है। कौन सा ऐसा पौधा होता है जिसके यानी कि पत्तियों के माध्यम से दूसरे पौधे का निर्माण होता है, यानी कायकी प्रवर्धन उसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रायोफिल्म से, दूसरा है बेली सनेरिया में, तीसरा है अदरक में, चौथा है सजिटेरिया में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आ, ब्रायोफिल्म में। जो ब्रायोफिल्म होते हैं दोस्तों, इसकी पत्तियों द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसको हम पत्तियों द्वारा कायकी प्रवर्धन कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 52, कोण का मात्रक होता है।
पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा ऑप्शन है स्टे रेडियल, रेडियल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, एम्पियर और रेडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रेडियन, यानी कोण का मात्रक वो क्या होता है, वो रेडियन होता है। ये भी प्रश्न में पूछा गया 2015 बीटीसी में। प्रश्न नंबर 53 है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है पेड़ से पत्ते का गिरना, दूसरा है उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, तीसरा है समतल पर गाड़ी का धकेलना, चौथा है पहाड़ी से पत्थर का टूट कर नीचे गिरना, नीचे लुढ़कना या गिरना। तो दोस्तों जो भी पृथ्वी के करीब आएगी, ऊपर से नीचे आएगी, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, और जो सतह पे मूव करेगी इधर उधर, वो हमारा गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नहीं होगा। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है, नहीं यहाँ पे पूछ लिया है, तो यानी कि ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे है, बाल को ऊपर फेंक रहे नीचे गिर रहा है, ये भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, और पहाड़ी से पत्थर का टूट कर नीचे गिर रहा है, ये भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर सा है, ये जो समतल पर गाड़ी का धकेला जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। पूछ रहा है आपसे उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 2 प्रकार की उपापचय क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में पूछ रहा है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें उत्तेजनशीलता, यानी कि जो पौधे शर्माते हैं, उस कौन से पौधे में ये चीज़ दिखाई देता है। पहला आम, दूसरा है छुई मुई में, तीसरा है नीम में, चौथा है अदरक में। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा छुई मुई। आपने देखा ही होगा छुई मुई के जो पौधे होते हैं, वो उसको छूने से क्या होते हैं, उनकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसकी खोज किसने किया था, जगदीश चंद्र बसु या बोस ने किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे जगदीश चंद्र बसु ने छुई मुई पौधे के, यानी कि जो मेरे पेड़ पौधे होते हैं वो भी संवेदनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन है फुंक ने, दूसरा है हॉकिंस से, तीसरा है लोनिन ने, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो विटामिन शब्द की अगर बात करते हैं, सबसे पहले प्रयोग किया था फुंक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और विटामिन लगभग मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, अगर 6 प्रकार के हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, और भी हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि ये यहीं से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया, विटामिन ई से बांझपन, और विटामिन के कमी से रक्त का थक्काना जमना। ठीक है, ये आपके रोग होते हैं इनसे होने वाले। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कभी कभी, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का नाम होता है दोस्तों थायमिन, विटामिन सी का नाम होता है स्कर्वी, विटामिन डी का नाम होता है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, इसका हो जाएगा टोकोफेरॉल, और आपका विटामिन के हो जाएगा फिकोक्यूनान। ठीक है, फिकोक्यूनान इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, रेटिनॉल, थायमिन, स्कर्वी, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिकोक्यूनान। इस प्रकार से आप इतने विटामिन के नाम याद कर लेंगे, और उससे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर 57 की अगर बात करते हैं, पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पेलग्रा, दूसरा है अतिसार, तीसरा है बेरी और चौथा है घेंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। विटामिन बी चावल पे अगर हम पॉलिश जो उतार देते हैं तो कुछ से होने वाला रोग होता है विटामिन बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी के कारण होता है। घेंगा रोग हमारा आयोडीन की कमी के कारण होता है, और पेलग्रा हमारा एक प्रकार से विटामिन की कमी, ये हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है पेलग्रा। ठीक है, नियासिन पेलग्रा जो होता है विटामिन प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BC जल में घुली, BC
जल में घुली बाकी वसा में, ठीक है। बाकी बस कौन कौन से हैं, ए डी ई के, ठीक है। यानी कि BC केवल जल में घुलती है। कैसे घुलती है आपको पता है, विटामिन के B किस में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। अगर इस सब्जियों में पाया जाता है तो सब्जियों को बोलते हैं लोग काट के नहीं धुलना चाहिए। क्यों नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन से नष्ट हो जाते हैं। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। और भी विटामिन पाए जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है, विटामिन B। विटामिन C किस में पाया जाता है, हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू। आप नींबू निचोड़ते हैं, पानी में घुलते हैं, घुल जाता है नहीं घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। इस प्रकार से विटामिन B और विटामिन C पानी में घुल जाते हैं आसानी से। जबकि हमारा विटामिन A है, विटामिन K, विटामिन E और विटामिन K, ये हमारे A D E K जो है, ये 4 विटामिन जो हैं ये जल में नहीं घुलते। ये किस में घुलते हैं, वही वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। इस प्रकार से आप इसको भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 59, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपने अभी तक पढ़ लिया था, विटामिन BC जो है जल में घुलती है और विटामिन A D E K ये वसा में घुलने वाली विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी अगर रोग किसी को हो जाता है उसका क्या पहचान होता है। पहला ऑप्शन है, मसूड़ों में रक्त का स्राव होता है। दूसरा है, हाथ का फूलना। तीसरा है, रुधिर छिड़ता। चौथा है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मसूड़ों में रक्त का स्राव। यानी अगर आपके मसूड़ों में से खून निकल रहा है, खून का बहाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको स्कर्वी रोग हुआ है, विटामिन C की कमी आपके शरीर में हुई है। इसके लिए आप क्या करेंगे, विटामिन C यानी कि आंवला खाएंगे। एक आंवला 12 संतरा के बराबर होता है। एक आंवला खाते हैं इसमें 12 संतरा के बराबर रखा। लेकिन जैसे ही आप हिसाब कर देंगे तो ये आपका विटामिन जो C रहता है तभी तक रहता है जब तक आपके पेट में है। जैसे बाहर निकलेगा वो तुरंत ये विटामिन C का आपके शरीर से ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 61, मैरास्मस तथा क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है मैरास्मस तथा क्वाशिओर, ठीक है, जिसको हम सूखा रोग कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब जो हमारा तो है जिसको हम बोलते हैं BP, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है। पहला ऑप्शन है स्पेरोमीटर से, दूसरा है अमीनोमीटर से, तीसरा है एम्पीमीटर से, चौथा है स्फिग्नोमेनोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द स्फिग्नोमेनोमीटर से हम रक्त दाब को मापते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रक्त समूह की तो हमारा ए होता है, बी होता है, AB और O। इसमें भी कई भाग होते हैं जैसे O पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जिसमें RH फैक्टर उपस्थित होता है उसको हम RH फैक्टर इसमें उपस्थित होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें RH फैक्टर उपस्थित नहीं होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। इसमें भी A पॉजिटिव A नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव B नेगेटिव होता है, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव होता है। इस प्रकार से और भी होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो फिलहाल हम लोग को इतने प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन क्या पूछा रहा है कि सर्वदाता किसे कहते हैं। तो विटामिन जो AB हमारा होता है सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन सा है, AB रक्त समूह जो है सर्वग्राही होता है, जबकि सर्वदाता होता है हमारा O। यहाँ पे सिर्फ O की बात किया गया, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की गई। तो सिर्फ आप O बताएंगे हमारा क्या होता है, O हमारा सर्वदाता होता है। सर्वदाता अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे O को, और सर्वग्राही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे AB को। यानी दोनों प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे गए थे 63 और 64 में, तो आप दोनों में लगा लीजिए सर्वदाता O, यानी ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट। और किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट, यानी कि AB को सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 14, चौथा है 20। तो पसलियों की संख्या की बात करते हैं तो 12 दूनी 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी हमारे मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। लेकिन उसके बीच में एक और हड्डी, जैसे हमारी पसलियाँ इस प्रकार से होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसके साइड से एक बीच में इसको स्टेप करने वाला हड्डी होती है, इसको 25वां हड्डी बोलते हैं, जिसको बेंड की रहती है इसको। मनुष्य के शरीर में खोपड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी अस्थियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर है 28। प्रश्न नंबर 67 है, दौड़ते हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है।
दौड़ने हेतु कौन सा ऐसा प्राणी इसमें पूछ रहा है कि कौन आसानी से दौड़ सकता है। पहला ऑप्शन है चमगादड़, चमगादड़ दौड़ता है पहली बात तो। दूसरा है एंटीलोप, तीसरा है यूरोमेट्रिक्स, चौथा है साइरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 का बी इज द राइट आंसर। एंटीलोप जो होता है ये दौड़ने हेतु अनुकूलित प्राणी होता है। प्रश्न नंबर 68, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, नहीं होगा। दूसरा है अपकेंद्रण, हो सकता है। तीसरा है तिलचट्टीकरण, नहीं है। निस्पंदन, नहीं है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपकेंद्रण। जब हम दही से मथनी द्वारा तीव्र गति से मथते हैं तो जो मक्खन प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रण। प्रश्न नंबर 69 है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ को, दूसरा है बीज को, तीसरा है फूल को, चौथा है पत्ती को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बीज को। जो बीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुषुप्त पौधा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, 1 फुट बराबर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करता है। पहला ऑप्शन है 26.48 सेंटीमीटर, दूसरा है 29.48 सेंटीमीटर, तीसरा है 28.48 सेंटीमीटर। यानी 48 सेंटीमीटर लास्ट में सब में है, सिर्फ आपको देखना है 26 है, 28, 29 है, 28 है या 30 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने देखा होगा स्केल में, तो जो हमारा 1 फुट होता है सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 फुट। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है। यानी ये तृतीय नियम के बारे में बात कर रहा है। जब हम किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी उतने विपरीत बल लगाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। इसके आधार पर क्या होता है कि जो रॉकेट हमारा होता है ऊपर उड़ता है, कैसे उड़ता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम यानी न्यूटन का तृतीय नियम के आधार पर ही आगे बढ़ता है। क्योंकि जब उसके पीछे से गैसें निकलती हैं तो पृथ्वी से टकरा करके फिर पृथ्वी उतना ही प्रेशर उसको देती है जिससे वो आगे बढ़ता चला जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तृतीय नियम। प्रश्न नंबर 72, बल की इकाई है। पहला ऑप्शन है अर्ग, दूसरा है डाइन, तीसरा है वाट, चौथा है कैलोरी। तो ना हमारा कैलोरी है ना हमारा वाट है। अब हमारे पास दो है, डाइन या अर्ग, तो ना तो हमारा इसमें से अर्ग है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। या तो हम न्यूटन मीटर में न्यूटन कह सकते हैं, न्यूटन भी बल का मात्रक होता है, या डाइन कह सकते हैं। सीजीएस पद्धति में है, वो एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 है, पत्ती का रूपांतरण है। पहला है पत्र प्रकलिका, दूसरा है शलकंद, तीसरा है पर्णथैली, चौथा है पर्णिल मूल। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, पत्र प्रकलिका। पत्ती का रूपांतरण क्या होता है, पत्र प्रकलिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति में है। तो आपको इसमें कुछ देखना ही नहीं है। मीटर को कैपिटल एम लिखते हैं, द्रव्यमान को के लिखते हैं कैपिटल, और ये हमारा सेकंड को समय को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा एम के एस, ये क्या होगा एम के एस पद्धति, ठीक है। इतना आसान है बिल्कुल। यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा एम के एस पद्धति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। वायु है, वायु हमारा कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है या समांगी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। हमारा वायु क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, धूलकण हैं और भी चीज़ें हैं, इसलिए हमारा किस प्रकार से विषमांगी मिश्रण कहलाता है। प्रश्न नंबर 76 है, टाका। टाका क्या है, पहला है जल संचयन की विधि, दूसरी है सिलाई करने की विधि, तीसरी है बांग्लादेश की मुद्रा, चौथी है प्रदूषण मापने की विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। टाका हम क्या करते हैं, सिलाई करने की एक विधि होती है जिसमें टाका लगाते हैं। अगर आपसे टका कहता है सिर्फ ने, तब ये बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपसे टाका बोल रहा है इसलिए सिलाई करने की विधि होती है। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। कौन सा प्राणी उभयचर है, यानी कि 2 स्थानों पर कम से कम रह सकता है, यानी कि जल या थल में रह सकता है, या जल थल या नभ में, तीनों जगह रह सकता है। पहला ऑप्शन खरगोश। खरगोश सिर्फ पृथ्वी पे रहता है, चूहा भी पृथ्वी पे रहता है, पानी में रहेगा तो मर जाएगा। गाय भी पानी में देर तक रहेगी तो मर जाएगी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कछुआ। कछुआ ऐसा प्राणी है जो कि जल और थल दोनों जगह पे रह सकता है।
प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है धारा रेखित शरीर, दूसरा है पंख, तीसरा है गलफड़े, चौथा है फेफड़ा। इसमें से मछलियों को तैरने के लिए उसके शरीर धारा रेखित होना चाहिए, नाव की आकृति होना चाहिए, उसके लिए पंख होने चाहिए, उसकी गलफड़े होने चाहिए जिसके माध्यम से वो सांस ले सके, लेकिन उसके अंदर फेफड़ा नहीं पाया जाता है। जो मछलियाँ होती है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन में से यौगिक है? पहला है जल, दूसरा है सोना, तीसरा है पीतल, चौथा है चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जल हमारा जो होता है H2O है, ये हमारा एक यौगिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? पहला ऑप्शन है निथारना, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है तलछटनीकरण, चौथा है छानना। यानी कि घुलनशील पदार्थों से अगर घुलनशील पदार्थों में से ठोस पदार्थ को अगर आपको द्रव से पृथक करना तो क्या करेंगे? छानेंगे ही ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर। ठीक है, छानना। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। किसी भी धातु या क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल का मात्रक पूछता है तो इसमें क्या दी होती है? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का मीटर मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब मीटर में चल रहा था इसलिए हमारा जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग मीटर में होता है। अगर आयतन की बात करता है तो घन मीटर में रहेगा। इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मछली में श्वसन लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मछली में श्वसन लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाएगा? पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा है गलफड़ा, तीसरा है त्वचा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलफड़े यानी कि गिल्स। मछलियों में सांस लेने के लिए उनके गलफड़े बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। पहलवान अगर कोई भार उठाता है उसमें कौन सा बल लगता है? पहला है पेशीय बल, दूसरा है विद्युत बल, तीसरा है चुंबकीय बल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपने ऑप्शन से देख पा रहे होंगे, क्या कोई पहलवान उठाएगा तो उसमें विद्युत बिजली उत्पन्न होगा? कुछ नहीं हो सकता। दूसरा चुंबक क्या तो उत्पन्न हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपने पेशियों के माध्यम से, अपने शरीर में जो उसके पेशी रहता है उसके माध्यम से वो भार को उठाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पेशीय बल उसको हम कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का, और इसी के साथ जितने भी 84 क्वेश्चन हैं इससे आगे आपको कहीं नहीं पूछे जाएंगे। इसमें ही पढ़ लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा, आसानी से बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। फेल तो आप गारंटी है, लिख के ले जाइए, फेल हो नहीं सकते आप। पूछ रहा है कि 84वें क्वेश्चन में, चने के बीज के दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम है। जो चने के बीज के दो हल्के पीले रंग की संरचना होती है उसका क्या नाम है? पहला है बीज चोल, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है बीज पत्र, चौथा है मूलांकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इसको हम बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? बीज पत्र बोला जाता है इसको। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।